नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसके पहले भाग में हमने इस ग्रंथ की जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उसकी भूमिका एवं प्रस्तावना देखी है, और आज के भाग में हम यहाँ से आगे देखेंगे। तो ज़्यादा लंबी चर्चा न करते हुए मैं सीधा टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। तो नेट जेआरएफ तथा सेट के लिए सेट का अध्ययन करने के लिए या नेट जेआरएफ का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक पर। आज का यह टॉपिक है, यहाँ जो भूमिका हो चुकी है इस ग्रंथ की, तो इसके अंदर का जो पहला टॉपिक है वह है हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो कि अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश काल के अंतर्गत हम देखने वाले हैं हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। यह हम देखने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है। जैसे कि आधुनिक आर्य भाषा, यानी जो आर्य अनार्य ऐसे माना जाता है, जो आर्य आए थे वो आर्यों की जो भाषा थी, उन भाषाओं के विभिन्न जातियाँ थी, उन आर्यों में भी विभिन्न जाति के लोग थे, उनके आधार पर उनका उदय होता है। उनमें तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाएं थी। यानी जो आर्यों की जो जातियाँ थी, उन आर्यों के जातियों के साथ साथ इन भाषाओं का भी उगम हुआ है। उनमें है आर्य भाषाओं के उदय के साथ साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है। यानी वह आर्यों की जो भाषा थी, उन बोलचाल की जो भाषा थी, वो आर्यों के भाषाओं के साथ साथ जातियों का भी विकास एवं उदय होता है। उनमें है तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषा। यानी आर्य भाषाओं के साथ साथ ये तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इन भाषाओं का भी विकास हुआ है या इन भाषाओं का भी उदय हुआ है। विभिन्न जातियाँ अपनी भाषा, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार के संवर्धन और सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत हो उठती है। यानी प्रत्येक एक जाति जो है, विभिन्न जातियाँ, हर कोई एक जाति है, कास्ट, वह अपनी भाषा, संस्कृति, नीति, जो भी नियम है, आचार विचार है, उसका संवर्धन करती है, उसका संरक्षण करती है, वे लुप्त न हो जाए और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ वह हस्तांतरित करती जाती है। चाहे वो भाषा हो, संस्कृति हो, उसकी रीति हो, नीति हो, परंपरा हो, आचार विचार जो भी है, वह एक जाति दूसरे जाति को समर्पित करती है, देती है। उसी प्रकार भाषा भी ये हो जाती है। भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरी जाति से संबंध होना अनिवार्य है। यानी एक भौगोलिक स्थान हो या ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरे जाति से संबंध होता है, मित्रता का हो या अन्य कोई भी संबंध हो, वह एक जाति से दूसरे जाति में स्थापित होता है और वह एक सामाजिक दायरे में वह होना चाहिए, होना अनिवार्य है, यानी अनिवार्य हो जाता है। पर उसका जोर अपनी विशिष्टता बनाए रखने पर होता है। यानी एक दूसरे के जाति से यदि संबंध बनता है, मित्रता का हो या अन्य कोई संबंध, लेकिन उसमें भी एक दूसरे की जो श्रेष्ठता है, एक दूसरे की जो उच्चता है, विशिष्टता, एक नयापन है या अनोखापन है, उसको बनाए रखना भी एक अनिवार्य है, हर कोई प्रयास करता है। हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों में भिन्न है। यानी सभी भाषाओं में जो हिंदी जो है दो अर्थों में भिन्न है। उसमें एक है क्षत्रियता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। यानी जो भाषा का जो क्षेत्र है, उस भाषा के क्षेत्र के आधार पर हिंदी अलग है
और उसमें जो समुच्चय भाषा समुच्चय है अर्थ में है। अन्य भाषा एक क्षेत्रीय यानी हिंदी का जो क्षेत्र है हिंदी बोली का जो क्षेत्र है वह व्यापक है या अन्य भाषा का जो क्षेत्र है वह एक संकुचित है। एक उदाहरण की तरफ कहा जाए तो जैसे मराठी भाषा यह महाराष्ट्र के अंतर्गत ही सबसे सर्वाधिक बोली जाती है या समझी जाती है, लिखी पढ़ी जाती है। लेकिन हिंदी जो है एक महाराष्ट्र हो या अन्य महाराष्ट्र गुजरात नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य एक वहाँ हिंदी का जो क्षेत्र है वह व्यापक क्षेत्र है। यो अन्य सब बाकी भाषा का जो क्षेत्र है वह एक क्षेत्र यानी कि एक विशिष्ट क्षेत्र में ही वह भाषा बोली लिखी पढ़ी जा सकती है। हिंदी बहुक्षेत्रीय है यानी हिंदी भाषा जो है वह बहुक्षेत्रीय है। हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों में भिन्न है। ये दो अर्थों में यानी एक क्षेत्रीयता के अर्थ में और एक भाषा समुच्चय के अर्थ में भिन्न है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हिंदी जो अनेक क्षेत्र में बोली जाती है यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। हिंदी यह अनेक क्षेत्रीय भाषा है। तो इसमें कौन कौन से है, इस ग्रंथ में कौन कौन से उल्लेख किया है क्षेत्रों का, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। अन्य क्षेत्रों में एक ही भाषा प्रमुख है तो हिंदी प्रदेश अनेक भाषाओं और बोलियों राजस्थानी, ब्रजी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि का समुच्चय है। यानी हिंदी की जो उपबोलियाँ है या उपभाषाएँ हैं उनमें है राजस्थानी, ब्रजी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि की जो भाषाएँ है यह हिंदी से उपचित भाषा है या हिंदी की यह उपभाषा या उपबोलियाँ भी कह सकते हैं। पवारानी को इस भाषा व्यवस्था कहते हैं। यानी जो ये पवारानी को यह जो विद्वान है यह इसे भाषा व्यवस्था कहता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं वे हिंदी या हिंदुस्तानी है। यानी जो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क जो बनाए रखने के लिए जो लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे वे उस भाषा को हिंदी या हिंदुस्तानी कहता है। यानी हिंदुस्तानी यानी हिंदी और हिंदी यानी हिंदुस्तानी। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं जैसे प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशीय था। यानी प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का जो क्षेत्र था वह एक सार्वदेशिक यानी सभी देश में व्यापक था। जिस रूप में वे उपलब्ध है उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। यानी जिस भाग में जो भाषा थी उसी भाग में उसका व्याकरण भी एक अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बड़ी थी। यानी जो किसी एक विशिष्ट जाति की एक विशिष्ट एक भाषा है उस जाति की उस भाषा की जो निष्ठा है उस जाति में ही बनी थी या उस जाति में के अंतर्गत उस भाषा की भी प्रतिष्ठा बड़ी चढ़ाई हुई थी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं या जातीय भाषाओं का विकास हुआ। यानी संस्कृत से प्राकृत हुई, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं या जातीय भाषाओं का विकास हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए हैं। यानी उसके साथ उस सिद्धांत भी बनाए गए हैं। किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली हुई है। हिंदी या बंगला भाषा जो है यह अपभ्रंश से निर्मित हुई भाषा मानते हैं, खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। यानी जो एक जाति की कोई एक विशिष्ट भाषा है उस भाषा में संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया हुआ है, यानी उस भाषा का अनुकरण किया हुआ है। हिंदी ने उसकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया है। यानी हिंदी ने भी संस्कृत और अपभ्रंश की विरासत को ग्रहण किया, यानी उस संस्कृत या अपभ्रंश के अंतर्गत से बहुत कुछ लिया हुआ है। विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के
अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता। यानी जैसे कि कहा जाए तो अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंश क्यों नहीं माना जा सकता, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो शब्द समूह है, शब्द समूह उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से, शब्द समूह उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचा जो हिंदी से अलग है, इसलिए अपभ्रंश का जो व्याकरणिक ढांचा है या व्याकरणिक या बोली है, उच्चारण है, इससे वह हिंदी से अलग है, इसलिए उस अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में गिना या लिया नहीं जा सकता। एक मिनट, माना नहीं जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरत्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। यानी जो सांस्कृतिक है तौर पर उस अपभ्रंश का अध्ययन करना आवश्यक है। हिंदी जैसा कहा जा चुका है कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है। यानी हिंदी जो है, हिंदी की अनेक बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, उन सभी को साथ लेकर हिंदी चलती है। भाषाओं का समुच्चय यानी उस भाषाओं का एक संच कह सकते हैं। इन बोलियों और भाषाओं के व्याकरणिक ढांचे अलग अलग है, फिर भी वे शब्द समूह, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रूप विधान के वैविध्य भी जातीय एक सूत्रता हुई है। यानी वो अलग होने के बावजूद भी उसमें एक जातीयता, एक सूत्रता बनी हुई है। अवधी भाषा भाषी ब्रज भाषा, अवधी भाषा भाषी ब्रजी समझ लेता है। यानी जो अवधी भाषा है वह ब्रज भाषा बोलने वाला या ब्रज भाषा भाषी क्षेत्र वाला लोग इंसान है, वह अवधी भाषा समझ लेता है। और ब्रज भाषा भाषी अवधी मैथिली साहित्य भी ब्रजवासियों और अवधवासियों की समझ में आ जाता है। यानी जो अवधी का साहित्य या अवधी भाषा जो है वह ब्रज भाषा क्षेत्र का इंसान समझ सकता है, तथा अवधी का साहित्य मैथिली का साहित्य भी ब्रजवासी या अवधवासी समझ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। ब्रज भाषा लिख सकता है, यानी वह समझ भी सकता है तथा उस अवधि में लिख भी सकता है, बोल भी सकता है। और अवधी क्षेत्र में रहने वाला ब्रजी लिखता रहा है। यानी अवधी भाषा के क्षेत्र में जो इंसान रहता है वह भी ब्रज भाषा समझ सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है। तुलसीदास ने तो समान अधिकार से अवधी और ब्रजी दोनों में लिखा है। यानी तुलसीदास ने भी ब्रज भाषा में भी लिखा है और अवधी भाषा में भी लिखा है। एक समय तो ब्रज भाषा पूरे हिंदी क्षेत्र की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी थी। यानी एक समय ऐसा था कि जो ब्रज भाषा जो है वह पूरे हिंदी क्षेत्र में साहित्य का क्षेत्र बन चुकी थी, यानी इस साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी थी। हिमाचल से विदर्भ और राजस्थान से असम तक यदि उनमें गद्य लिखा जाता रहा साहित्य होता तो खड़ी बोली का स्थान नहीं होता। यानी हिमाचल, विदर्भ और राजस्थान से असम तक उसमें ब्रज भाषा में यदि गद्य लिखा जाता तो वह खड़ी बोली का स्थान वही लेती। यानी अभी जो खड़ी बोली हिंदी है उस जगह पर ब्रज भाषा भी उभर कर सामने आती थी। आज प्रत्येक भाषी क्षेत्र में खड़ी बोली साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, पत्रकारिता, विचार विनिमय, राजकाज का माध्यम स्वीकृत हो चुकी है। यानी आज प्रत्येक क्षेत्र में जो है वह खड़ी बोली का भी प्रयोग किया जाता है। उसमें सांस्कृतिक साहित्य, सांस्कृतिक शिक्षा, पत्रकारिता, विचार विनिमय, राजकाज के लिए जो भी वह माध्यम है वह खड़ी बोली को स्वीकार किया गया है। इससे इसकी जातीयता स्वतः सिद्ध है। यानी इसकी एक अलग जातीयता जो है वह सिद्ध होती है खड़ी बोली की। लेकिन इतिहास पर जोर देने वाले रूसी लेखक भी जब यह कहते हुए देखे जाते हैं कि हिंदी भाषा भाषियों की कोई निश्चित जातीय चेतना नहीं है। यानी वो जो लेखक है, वह जो रूसी इतिहास लेखक है, वह कहते हैं कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा की कोई एक निश्चित एक ठराविक जाति नहीं है। तो आश्चर्य होता है भक कुद्रिया वत्सय ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात में लिखा है। यानी जो वह
कुद्रियावत्स की जो किताब है उसका नाम है हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात। इस किताब में लिखा है उन्होंने, हिंदुस्तान की आबादी की कोई निश्चित चेतना नहीं है, जैसा उदाहरण के लिए तमिलों या गुजरातियों के मामले में है। यद्यपि यह इलाका और उसकी आबादी सामान्य इतिहास के सूत्रों से आपस में बंधे हुए हैं। यानी रूसी लेखक जो है वह कहते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो भाषा है, हिंदुस्तान की जो आबादी यानी हिंदुस्तान की जो जनता है उसकी कोई एक निश्चित एक चेतना नहीं है। वह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तमिलों या गुजरातियों के मामले में यद्यपि यह इलाका और उसकी आबादी सामान्य इतिहास के सूत्रों से आपस में बंधे हुए हैं। यानी गुजरातियों का और तमिलों का जो एक विशिष्ट क्षेत्र बंधा हुआ है, भाषा क्षेत्र है, लेकिन अन्य का हिंदी का नहीं है। रूसी लेखिका ओस्कोलक्वा कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को एक जातीय समूह मानती है, यानी वो एक हिंदुस्तानियों को वह एक जातीय समूह मानते हैं। उनके मतानुसार ये लोग ऐतिहासिक विकास की विलक्षणता और दीर्घकालीन औपनिवेशिक दायित्व के कारण एक स्थिर जातीय समुदाय का निर्माण नहीं कर पाए हैं। यानी वह उन लेखिका के अनुसार जो हिंदुस्तानी है वह एक जातीय समूह का निर्माण नहीं कर पाए हैं। वारानिकोव का मत भी यही है। यानी वारानिकोव वह भी कहते हैं, इसी मत से वह भी सहमत है। यदि कोई हिंदुस्तान या मध्य देश की जातीयता को तमिलनाडु और बंगला की जातीयता के समकक्ष देखना चाहेगा तो वह ऐतिहासिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर बनाए सिद्धांत खोजने का प्रयत्न करेगा। यानी कोई यदि हिंदुस्तान या मध्य देश की जातीयता को तमिलनाडु और बंगला की जातीयता के समकक्ष यानी उस तमिलनाडु या बंगला के समकक्ष रखकर कोई अध्ययन करता है ऐतिहासिक परिस्थितियों का, तो उसको एक वहाँ जो भी सिद्धांत खोजने का प्रयत्न करेगा, यानी उसमें एक समानता ढूंढने की कोशिश करेगा। बहुत से ऐसे प्रदेश, बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जो अंध प्रदेशवाद से ग्रस्त है। यानी जो बहुत सी जातियाँ जो प्रदेशवाद है उससे ग्रस्त है। यदि हिंदुस्तान की जातीयता उसी तरह की होती तो राष्ट्रीय एकता क्षतिग्रस्त हो उठती। यानी हिंदुस्तान में भी वह उसी प्रकार का यदि प्रदेशवाद रहता तो उसमें भी राष्ट्रीय एकता नहीं होती, क्षतिग्रस्त, यानी जो राष्ट्रीय जो एकता है वह समाप्ति की कगार पर होती। यह वह केंद्र है जिस पर राष्ट्रीय एकता निर्भर करती है। यानी वह भाषा जो है एक ऐसा क्षेत्र है उस पर जो राष्ट्रीय जो एकता है उस पर निर्भर करती है। इसके अंतर्विरोध इसे प्रदेशवादी नहीं होने देते। यानी जो भी वो विरोध है उसका विरोध प्रदेशवादी नहीं होने देते। इसकी सहिष्णुता, प्रदेश निरपेक्षता, विशिष्ट बौद्धिकता, गहरी राष्ट्रीयता ही इसकी जातीयता विशेषताएं हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध यह जाति निरंतर वीरतापूर्वक लड़ती रही। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुकुट इसी जाति के माथे पर बनता है। यानी हिंदुस्तानी जाति के माध्यम पर जो 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ था वह इसी जाति के माथे पर, यानी इस जाति के आधार पर ही वह बंधा हुआ था। भक्ति आंदोलन अपने अंतर्विरोधों के बावजूद सामंतवाद के विरोध इतने प्रखर रूप से इसी क्षेत्र में उदित हुआ, पर आर्थिक दृष्टि से हिंदी के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। यानी हिंदी के जो क्षेत्र है वह पिछड़े हुए हैं। जातिवाद का बंधन बहुत कम शिथिल हुआ है। इन व्यवधानों के हटते ही इसकी जातीयता की भूमिका अपने क्षेत्र के लिए ही नहीं संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण है। प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बनना मध्य देशी की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। 9वीं शताब्दी के अंत में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है, गौड़ आदि देशों के कवि संस्कृत में, लाट देश के कवि प्राकृत में, मरुभूमि और पंजाब के कवि अपभ्रंश में अधिक
यानी वह उन्होंने लिखा है, राजशेखर ने अपना ग्रंथ जो काव्य मीमांसा है उनमें लिखा है, यदि गोंड प्रदेश या गोंड देश के जो कवि थे वह संस्कृत में लिखते थे, लाट देश के कवि प्राकृत में लिखते थे, मरुभूमि और पंजाब के जो कवि है वह अपभ्रंश में कविता लिखते थे और रुचि रखते थे, यानी उस भाषा में वह रुचि रखते थे। अवंतिका परिहास, यह तो कुछ समझ में नहीं आ रहा शायद। उसने महमूद गजनवी के चंदेलदुर्ग कालिंजर के घेरे का उल्लेख किया है। गजनवी ने 1020 में कालिंजर पर घेरा डाला था, यानी गजनवी ने जो कालिंजर है उस पर 1020 में घेरा डाला था, यानी अपना कब्जा डाला था। सईद के अनुसार कालिंजर के दुर्गाधिकारी नंद ने मुहम्मद की प्रशंसा में तुगात ये हिंदवी में एक कविता लिखी थी। तुगात ये हिंदवी का अर्थ है हिंदवी शब्द, पर यह हिंदवी क्या है? संस्कृत और अपभ्रंश के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं हुआ। इसे बुंदेलखंडी का पुराना रूप माना जा सकता है, यानी जो हिंदवी हिंदवी बुंदेलखंडी का पुराना रूप है। खेद है कि उपर्युक्त कविता अप्राय, यानी वो कविता जो है वह आप उपलब्ध नहीं है। प्रसिद्ध जीवनी लेखक ओफी, यानी प्रसिद्ध जो जीवनी लेखक है वह ओफी 13वीं शताब्दी के वो ओपी है। उसने बताया है कि लाहौर के यमनी राज्य के फ्रांसीसी कवि मुसद सलमान 1050 ने, यानी जो लाहौर के यमनी राज्य के फारसी कवि मुसद सलमान, जो इनका समय 1050 है, उन्होंने हिंदी या हिंदवी में एक दीवान लिखा था, यानी दीवान लिखा था। यह संभवतः यह लाहौरी बोली में लिखा गया होगा। अमीर खुसरो का समय यहाँ पर 1253 से 1325 बताया हुआ है और यह मान्य है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 और मृत्यु 1325 भी हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है, यानी आमिर खुसरो भी हिंदवी शब्द का प्रयोग करते हैं। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, यह अमीर खुसरो ने कहा है, यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। यानी अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं जो तुर्क जो हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और मैं हिंदवी में जवाब देता हूँ, यानी मैं हिंदुस्तान की हिंदी भाषा में जवाब देता हूँ। यहाँ पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली है। हिंदवी जो है वह दिल्ली क्षेत्र के आसपास की खड़ी बोली भाषा यानी हिंदवी है। बाद में इसी को हिंदी कहा जाने लगा। हिंदी का इतिहास भी कम लंबा और रोचक नहीं है, यानी हिंदी का जो इतिहास है वह भी लंबा चौड़ा है। हिंदी के दो अर्थ है, हिंदी के दो अर्थ है, देश के निवासी और हिंदी भाषा। हिंदी के जो दो अर्थ है उसमें एक है हिंदी देश के निवासी और हिंदी भाषा। हिंदी के निवासियों को इनकलाब ने हिंदी कहा। इकबाल यानी जो हिंदी के जो निवासी यानी जो हिंदुस्तान के जो निवासी थे उनको इकबाल ने हिंदी कहा है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। स्पष्ट है कि हिंद से हिंदी बना, पर हिंद का इतिहास भी अंधकार के गर्त में छुपा हुआ, यानी जो हिंदुस्तान का जो हिंद का जो इतिहास है वह भी छुपा हुआ है, वह भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं है। यह प्रश्न कि यह शब्द कब और कहाँ से आया, कैसे बना और किन के द्वारा प्रयुक्त हुआ, आज भी समाधान की अपेक्षा रखता है। यानी जो हिंद जो शब्द है वह आज तक कहाँ से आया, किसने लाया, इसका प्रवक्ता कौन है, इसका निर्माणकर्ता कौन है, आज भी वह सामने नहीं आया है। इसके संबंध में दो मत प्रचलित है, यानी जो हिंद का जो है वो उसके संबंध में दो मत है। उसमें है प्राचीनतावादी पंडितों का मत, प्राचीनतावादी यदि पंडित है उनका मत क्या मानता है, भाषा वैज्ञानिकों का मत, यानी जो एक प्राचीनतावादी पंडितों
पंडितों का मत है और दूसरा जो है वह जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं उन भाषा वैज्ञानिकों का मत है। पहला मत हिंदी या हिंदू को संस्कृत सिद्ध कर देता है, यानी पहला जो प्राचीनवादी जो पंडित थे वह कहते हैं कि हिंदी या हिंदू को संस्कृत सिद्ध कर देता है, यानी जो संस्कृत है वह सिद्ध कर देता है। मेरु तंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा है, यानी जो मेरु तंत्र नामक जो संस्कृत ग्रंथ है उसमें लिखा है हिंदू धर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तीन हिनश्य दूषतेव हिंदू चतुर्प्रिय, यानी जो इसमें इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, अर्थात हिंदू का अर्थ हीनों को दूषित करने वाला और हीन का अर्थ म्लेच्छा है, यानी हिंदू का अर्थ होता है जो दूषित है उसको शुद्ध करने वाला होता है। और हिंदू का जो अर्थ है वह जो हीनों को दूषित करने वाला, यानी जो पहले से ही हीन है, पहले से ही दलित है, उसको दूषित करने वाला होता है। और हीन का अर्थ म्लेच्छा, हीन का म्लेच्छा यानी जो क्लेश, द्वेष क्लेश ऐसा होता है। मेरु तंत्र सांप्रदायिक ग्रंथ मालूम पड़ता है, यानी जो मेरु तंत्र जो है यह एक सांप्रदायिक ग्रंथ है और यूरोप वासियों के यहाँ आने पर लिखा गया, यानी जो मेरु तंत्र जो है एक सांप्रदायिक ग्रंथ है और जो यूरोप के लोग यहाँ पर आने पर लिखा गया है। इसमें एक स्थान पर फिरंगी शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी जो मेरु तंत्र जो है, मेरु तंत्र ग्रंथ में एक स्थान पर जो फिरंगी शब्द जो कि अंग्रेजों के लिए प्रयोग किया जाता है, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अंततः इसकी प्रामाणिकता स्वतः खंडित हो जाती है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया, यानी जो संस्कृत प्राकृत जो है इसमें मेरु तंत्र का कहीं प्रयोग नहीं दिखाई देता। अभी यह जो प्राचीनवादी जो पंडित थे उनका मत था और जो भाषा वैज्ञानिक का जो मत है वह आप देखेंगे। भाषा वैज्ञानिकों ने इस शब्द की ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया है कि हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख ईरान सम्राट द्वारा के अभिलेखों अवेस्ता ग्रंथ बेंदीदाद आदि में हुआ है, यानी जो वह भाषा वैज्ञानिकों का मत है हिंद शब्द का प्रयोग जो है वह हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख ईरान का जो सम्राट था वह दारा के अभिलेखों में अवेस्ता ग्रंथों में बेंदीदाद आदि में हुआ, यानी उसके ग्रंथ में या अभिलेखों में शिलालेखों में हुआ है। अभिलेखों में हिंदू का अर्थ भारतवर्ष के अर्थ में है, यानी जो वह ईरान का जो सम्राट है दारा उसके अभिलेखों में हिंद का अर्थ भारतवर्ष होता है। और बेंदीदाद में हत हिंदू सप्त सिंधु अनेक पवित्र स्थानों में एक स्थान है। प्राचीन ईरानी साहित्य में हिंदू व हिंद या भारत के अर्थ में प्रयुक्त है, यानी जो भाषा वैज्ञानिक के अनुसार हिंदू का अर्थ है हिंदुस्तानी या भारतवर्ष। हिंदू का ऊ लुप्त होकर हिंद रह गया, यानी जो हिंदू का जो ऊ होता है ऊ था वह लुप्त हो गया और लुप्त होकर वह हिंद हो गया, यानी हिंदुस्तान ऐसा। तो फिर वह उसमें से जो ऊ लुप्त हो गया यानी वह गायब हो गया और वहाँ पर हिंद रह गया, इसी से बना हिंदी, यानी फिर इसी से वह हिंदी बना है। भाषा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि ईरानी में स ध्वनि नहीं होती और न महाप्राण ध्वनियाँ ही मिलती है, यानी ईरानी जो भाषा है इसमें स जो ध्वनि है स ध्वनि नहीं होती है और जो न महाप्राण है वह ध्वनि भी नहीं मिलती, महाप्राण ध्वनियाँ भी नहीं मिलती है। जैसे ईरानी में कौन सी ध्वनि नहीं मिलती है तो इस ईरानी में स ध्वनि जो है वह नहीं मिलती है और न महाप्राण ध्वनियाँ भी नहीं मिलती है। सिंधु देश और सिंधु नद के संपर्क में आने पर ईरानियों के वहाँ स का ह और घ का द हो गया, यानी जो वहाँ ईरानी जो सिंधु देश और सिंधु नद
के संपर्क में आने से ईरानियों ने स का जिस स्थान पर ईरान में स का होता है वहाँ पर ह का प्रयोग करने लगे और फिर और घ के जगह पर द का प्रयोग करने लगे। रामविलास शर्मा ने इस पर आपत्ति की है। रामविलास शर्मा ने आपत्ति उठाते हुए कहते हैं, हिंदी शब्द कैसे बना? इस बारे में प्रचलित मान्यता यह है कि ईरान के लोग सिंधु या सिंध को हिंदी कहते थे। यानी वह रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो ईरानी जो लोग थे वह ईरानी लोग जो सिंधु या सिंध को हिंद कहते थे और वहाँ के निवासियों को हिंदुस्तानी, हिंदुई या हिंदी कहते थे। यानी जो ईरानी जो लोग थे सिंध क्षेत्र में या हिंद क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उन निवासियों को, जो ईरान के लोग थे उन निवासियों को, उस स्थान के निवासियों को, हिंद के निवासियों को हिंदुई या हिंदी कहने लगे। स का उच्चारण करने में उन्हें कुछ कठिनाई होती होगी। यानी रामविलास शर्मा कहते हैं कि उस ईरान के लोगों को स का उच्चारण करने में कठिनाई होती होगी, इसलिए वह स का उच्चारण नहीं करते थे। स की जगह पर वह ह कहना शुरू कर दिया। फिर स की जगह पर उन्होंने ह का उच्चारण किया और फिर ह ही रह गया, ऐसा उनका रामविलास शर्मा का मानना है। लेकिन फ्रांसीसी में साल, सादगी, साज, सागर आदि 2500 शब्द है जिनमें ईरानियों को स का उच्चारण करने में दिक्कत नहीं होती। यानी जो वह फारसी में साल, सादगी, यानी जहाँ पर फारसी में भी ऐसे जिस पर स वर्ण का जो उच्चारण होता है उसमें साल, सादगी, साज, सागर आदि वह ऐसे अनेक 2500 शब्द है। उन शब्दों का उच्चारण करने में ईरानियों को स का उच्चारण करने में दिक्कत नहीं होती थी। यह नहीं, उनके क्रियात्मक शब्द भी ऐसे बहुत से हैं। यानी जो ईरानियों के जो शब्द थे वह प्रचलित शब्द, उनमें भी स उच्चारण के शब्द बहुत कुछ थे। उसमें स से शुरू होते हैं, जैसे साजिदन यानी बनाना, सखन तोलना, सखन यानी तोलना इत्यादि। इसमें ईरानियों ने स के स्थान पर ह का उच्चारण करना आवश्यक नहीं समझा। यानी उनके शब्दों में उन्होंने स की जगह पर ह का उच्चारण नहीं किया, उसको स ही रखा। इसके सिवा श से आरंभ होने वाला या स श युक्त सैकड़ों ऐसे शब्द पारसी में है, जिसके समांतरन भारतीय भाषाओं के शब्दों में स श का स्थान ह को दे दिया। यानी जो समानार्थी शब्दों में स और श की जगह पर ह दे दिया है, यानी ईरानियों ने। इससे सिंध का हिंद ईरान में बना या भारत में, इस समस्या पर प्रकाश पड़ता है। यानी वह सिंध या हिंद का उच्चारण करने में जो ईरानियों की जो समस्या थी वह करते थे उनके उच्चारण के अनुसार, फिर वही भारत में प्रचलित हुआ और वही समस्या उनकी समस्या थी, वही समस्या भारत ने भी स्वीकार कर ली। उन्होंने विस्तार से बताया है कि स का ह में परिवर्तन कश्मीरी में मिलता है। यानी स का ह जो है वह परिवर्तन कश्मीरी में मिलता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में स भी है और उसके स्थान पर ह भी उच्चारित होता है। यानी जो हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि जो भाषा है उस भाषाओं में उन भाषाओं के वर्णमाला में स भी है और उसके स्थान पर ह भी उच्चारित होता है। इससे ध्वनित होता है कि ह ध्वनि जो जहाँ की किसी प्राकृत में स के लिए उच्चारित होती हो। यानी किसी एक भाषा में ह का जो उच्चारण है वहाँ के प्राकृत स के लिए उच्चारित होती होगी। यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई। यानी यात्रा करते करते ऐसे बोलचाल के साथ बोलते बोलते या ये करते करते वह ईरान में पहुंच गई। फिर तो ईरानियों ने सप्त को हप्त और असुर को अहुर कहना आरंभ किया। रामविलास जी ने स ह संबंधी जिन मान्यताओं का खंडन किया है वह सही है। यानी जो वह
रामविलास शर्मा ने स और ईरान के जो लोग स और ह में उच्चारण करने में जो रामविलास शर्मा ने मत मांडा है वह एक सही है। उर्दू का कोई कोश इसे प्रमाणित करने में समर्थ नहीं, यानी उर्दू कोश में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पर यह अनुमान सही नहीं मालूम पड़ता है कि किसी प्राकृत की ह ध्वनि जो स के लिए उच्चरित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई हो और सिंधु देश में स से उच्चरित होने वाले शब्दों को ह कह दे। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंध में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व, यानी कोई इतिहासकार जो है वह इतिहास के जो विद्वान है वह कहते हैं कि सिंध में हड़प्पा सभ्यता थी। उसके सभ्य लोग सिंधु को हिंदू, सप्त सिंधु को हत हिंदू बोला करते थे। यानी इतिहासकार कहते हैं कि जो सभ्य लोग हैं वह हड़प्पा संस्कृति के जो सभ्य लोग हैं वह सिंधु को हिंदू कहते थे और सप्त सिंधु को हत हिंदू कहते थे, बोला करते थे। कुछ दिनों तक वह भाग ईरानियों के अधिकार में था, यानी कुछ वह भाग जो है वह ईरान का कब्जा था उस पर। ईरानियों को यह शब्द यही से मिले, यानी ईरान ने एक जो शब्द है वह उन्होंने हड़प्पा संस्कृति से लिए है। उन्होंने इन्हें जो का त्यों स्वीकार कर लिया, यानी वो ईरानियों जो वह शब्द सुनते थे वह हड़प्पा संस्कृति से स्वीकार कर दिया। आर्यों ने हिंदू को सिंधु कर दिया हो तो आश्चर्य नहीं, यानी जो अरबी थे आर्यों ने हिंदू को सिंधु कहा या सिंधु कह दिया तो उसमें कोई आश्चर्य प्रकट करने की बात नहीं है। कुछ लोग इस प्रवृत्ति को बाहुवी जोड़ते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे इसको यह मानते हैं। ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवा, यानी वह जो ईरान के जो सुप्रसिद्ध बादशाह थे वह नौशेरवा, वह ईस्वीसन पूर्व 531 से 579 में उन्होंने बजरोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा था। यानी एक एनटी आजकल बहुत डीपली प्रश्न पूछ रहा है, तो यह भी पूछा जा सकता है कैसे सेट में या नेट में या पेट में या कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में यह ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो वह बादशाह नौशेरवा ने पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए किसको भेजा था, तो उसका है विद्वान को बजरोया नामक, यानी उन्होंने ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवा का समय जो है 531 से 579, इन्होंने नौशेरवा ने बजरिया नामक एक विद्वान को पंचतंत्र जो ग्रंथ था उसका अनुवाद करने के लिए भारत भेजा था। इस अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को ज़बान हिंदी कहा गया है। यानी जो उन्होंने अनुवाद किया था और अनुवाद करने में करने पर उन्होंने जो भूमिका की थी पंचतंत्र किताब की या ग्रंथ की, उसमें उस किताब की भाषा को ज़बान हिंदी कहा गया है। अभी ज़बान हिंदी किस ग्रंथ की भूमिका में कहा गया है, तो पंचतंत्र का जो अनुवाद किया था ईरान ने ईरानी भाषा में उन्होंने ज़बान हिंदी कहा गया है। यहाँ पर ज़बान हिंदी का अर्थ संस्कृत है, यानी यहाँ पर जो ज़बान यानी जो बोली भाषा है, ज़बान हिंदी का अर्थ संस्कृत है। 1227 में मिन हाजुसिक्स की पुस्तक हबकाते नासिरी में बताया गया है कि ज़बान हिंद में बिहारी का अर्थ मदरसा होता है। यानी उन्होंने जो मिन हाजुखी की पुस्तक हबकाते नासिरी में बताया है कि उन्होंने ज़बान हिंदी में जो बिहार का जो अर्थ होता है, बिहार का अर्थ मदरसा होता है। यहाँ ज़बान हिंद का अर्थ पाली या अपभ्रंश होगा, यानी जो ज़बान हिंद का जो अर्थ है पाली या अपभ्रंश होगा। प्रसिद्ध घुमकर इब्न बतूता 1333 रेहला इब्न बूता में लिखता है, किताबत अलाबाज अल ज़दरात दीवारों पर कुछ हिंदी में लिखा था। ज़बान हिंदी का स्पष्ट अर्थ है हिंदी के रहने वालों की भाषा। यानी जो
ज़बानी हिंदी का जो स्पष्ट अर्थ है वह जो है वह हिंदी के रहने वालों की भाषा, यानी जो हिंदी यानी जो हिंदुस्तान में रहने वालों की भाषा। पर इब्न बतूता ने हिंदी का प्रयोग किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया है, यानी जो इब्न बतूता ने जो है वह हिंदी का जो प्रयोग है उन्होंने किसी एक स्थान की भाषा के अर्थ में किया है। यह निश्चित ही उत्तर भारत की कोई बोली रही होगी, यानी हिंदी जो है वह किसी एक उत्तर भारत की बोली रही होगी। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिंदवी हिंदी शब्द उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के लिए भिन्न भिन्न समय में हुए, कभी ब्रजी के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेलखंडी के लिए, कभी लाहौरी और कभी देहलवी के लिए जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में लिखा है। यानी जायस जो हिंदी का जो अर्थ है वह कहीं जो भाषा का प्रयोग हुआ है उसमें ऊपर के जो भी विवरण दिया है उसके अनुसार कहते हैं बच्चन सिंह जी, विवरण से स्पष्ट है कि हिंदी या हिंदवी हिंदी शब्द उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं, यानी उत्तर भारत में जो हिंदी की जो अन्य बोलियां हैं उन भाषाओं की बोलियों के भिन्न भिन्न समय में हुए, कभी ब्रजी के लिए या कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेलखंडी या लाहौरी के लिए, देहलवी के लिए, ऐसे कई भाषाओं के लिए हिंद शब्द का प्रयोग या हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ होगा, ऐसा वह कहते हैं। और पद्मावत में जो जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है उसमें उपसंहार में लिखा है, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आही, जेही मह मारग प्रेम कर सवे सराहे ताही। यहाँ पर हिंदुई अवधी है, जैसे इसी को भाषा भी कहते हैं। यानी यहाँ पर जो हिंदुई जो है वह हिंदुई अवधी भाषा का शब्द है और वह जायसी इसी को भाषा कहते हैं। आदि अंत जस गाता आहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्न भ्रमित है, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत है। यानी जो लोग हिंदी का जो इतिहास है वह इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वह लोग च्युत है, यानी वह लोग गलत है, ऐसा वे कहते हैं। अपने भेदवादी दृष्टिकोण के कारण कुछ लोग हिंदवी और हिंदई को हिंदुओं की भाषा कहते हैं और हिंदी को मुसलमानों की भाषा। यानी कुछ जो लोग हैं अपने जो भेदवादी जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के आधार पर वह लोग हिंदवी और हिंदई को मुसलमानों की भाषा कहते हैं। इन लोगों को इंशाअल्लाह की जो कहानी है, रानी केतकी की कहानी देख लेनी चाहिए। यानी जो रानी केतकी की जो कहानी है वह उस रानी केतकी की कहानी में इंशाअल्लाह खान ने जो भाषा प्रयोग की है वह देख लेनी चाहिए, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। उसी में लिखा है, यानी उस जो इंशाअल्लाह खान ने लिखा है रानी केतकी की कहानी में, कहानी ऐसी कही है कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। यानी हिंदी ऐसी लिखनी चाहिए कि अन्य बोली का इसमें कोई उल्लेख न मिले। यह तो हिंदवी की बात हुई। नूर मोहम्मद अपनी अवधी को हिंदी कहते हैं, यानी जो नूर मोहम्मद जो है वह अपनी जो उनकी जो अवधी भाषा थी उनको वह अवधी भाषा को हिंदी कहते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुत हिंद भाक्यो। नूर मोहम्मद से 21 वर्ष पहले गिरधर राय ने 1743 हिंदी शब्द का प्रयोग, यानी जो नूर मोहम्मद से पहले 21 वर्ष पहले गिरधर राय ने 1343 में हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रजी के लिए किया था। यानी जो गिरधर राय ने नूर मोहम्मद से 21 वर्ष पहले जो वह हिंदी का जो प्रयोग था उन्होंने हिंदी का प्रयोग ब्रज के लिए किया था। हिंदी मोही फकीर के अक्षर लागे तीन यह देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी है। मीर भी अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं, यानी जो मीर जो है वह भी अपनी भाषा को हिंदी कहता है। जाने क्या जानू लोग कहते हैं, यानी यह मीर की जो मीर कहते हैं, क्या जानू लोग कहते हैं किसको सरूरे कल्प आया नहीं है लफ्ज़ ए हिंदी जवा के बीच। यानी दक्षिणी हिंदी के कवियों के बारे में भी भ्रम फैलाया गया है। यानी जो दक्षिणी हिंदी है उसके दक्षिणी हिंदी में जो
कवि है उनके बारे में एक भ्रम फैलाया गया है, एक अफवाह फैलाई गई है। वे अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं, हिंदवी नहीं। यानी जो दक्षिणी के जो कवि है, ऐसा भ्रम फैलाया गया है कि वे अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं, हिंदवी नहीं कहते। वहाँ पर शेख अहमद जैसे कवि भी हो गए हैं, यानी दक्षिणी में शेख अहमद जैसे कवि हो गए हैं। उन्होंने लिखा है, यानी शेख अहमद ने लिखा है, जवा हिंदी हिंदवी मुझसु होर देहलवी, ना जानू अरब होर अजब मसनवी। अंत यह स्पष्ट है कि हिंदी, हिंदवी और हिंदवी शब्द व्यापक क्षेत्र की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए 12वीं-13वीं शताब्दी में ही प्रयुक्त होने लगा। यानी जो हिंदी भाषा का जो हिंदी या हिंदवी और हिंदवी शब्द व्यापक क्षेत्र की 12वीं-13वीं से ही हिंदी या हिंदवी क्षेत्र के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग 12वीं-13वीं शताब्दी से होने लगा था। यह कहना कि अमुक शब्द हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त होता था और अमुक शब्द मुसलमानों द्वारा अनैतिहासिक और शरारतपूर्ण है। इधर हिंदी उर्दू के रिश्ते को लेकर पुनः बहस आरंभ हो गई है। यानी जो हिंदी उर्दू जो भाषा है, उन हिंदी उर्दू के शब्दों में जो रिश्ता है, उन रिश्तों को लेकर फिर से एक चर्चा जो है प्रारंभ हो चुकी है। हिंदी और उर्दू एक ही जाति का साहित्य है या दो जातियों का? यानी हिंदी भाषा का और उर्दू भाषा का जो साहित्य है वह एक ही जाति का साहित्य है या दो जातियों का है, यह प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू साहित्य को शामिल किया जाए या नहीं, यानी उन चर्चाओं में है हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उस हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू साहित्य को शामिल किया जाए या नहीं, यह भी प्रश्न है। इस बहस के पीछे भी सांप्रदायिक तत्वों और हिंदी उर्दू के कुछ अकादमी मिनीशयों का हाथ है। यानी ऐसी चर्चा में जो हिंदी उर्दू को जो अकादमिक मिशनियों है, उनका हाथ है। उर्दू का शब्द का आविष्कार तो किसी समय 19वीं शताब्दी में हुआ, यानी उर्दू शब्द का जो आविष्कार है वह 19वीं शताब्दी में हुआ और हिंदी का जो आविष्कार है वह 12वीं-13वीं शताब्दी में हुआ है। खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग विधि में अंतर अवश्य है। यानी खड़ी बोली हिंदी उर्दू की जो कविता की जो भाषा है उसमें अंतर है, उसमें तफावत है, पर यह अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं। यानी जो वह खड़ी बोली हिंदी और उर्दू की जो कविता की जो भाषा है उसमें अंतर जो है वह अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं है। कथा साहित्य का जहाँ तक संबंध है दोनों का अंतर बहुत कम है। यानी कथा साहित्य का जो संबंध है दोनों का अंतर बहुत कम है, दोनों में ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता, बहुत सी समानताएं हैं। व्याकरणिक दृष्टि से दोनों एक है, यानी व्याकरणिक दृष्टि को हिंदी और उर्दू एक है। हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास कलकत्ते के पोर्ट विलियम कॉलेज में गिल क्लाइस्ट की देखरेख में आरंभ हुआ। यानी हिंदी उर्दू को अलगाने, यानी हिंदी और उर्दू जो अलग भाषा है, हिंदी उर्दू अलग है, यह बताने का जो प्रयास है वह कलकत्ते में जो पोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में स्थापित हुआ था, उसमें जो गिल क्राइस्ट थे उनकी देखरेख में आरंभ हुआ। उर्दू को यामेनी भाषा कहने का श्रेय लल्लूलाल जी को है, तो पोर्ट विलियम कॉलेज के नौकर थे। यानी उर्दू को यामेनी भाषा लल्लूलाल जी ने कहा, वह जो है वह विलियम पोर्ट्स कॉलेज के एक नौकर थे, यानी कि उसमें एक वह कर्मचारी थे लल्लूलाल। उनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नीति थी। इसी नीति के तहत उन्होंने लिखा, यानी लल्लूलाल जी ने लिखा, जो पाठशाला के लिए महाराजा अधिराज सकल गुण निधान पुण्यवान महाजान मार्कुइस बलजली गवर्नर जनरल प्रतापी के राज में श्रीयुत गुनगाह के गुणियन सुखदायक जान गिलक्रिस्त की आज्ञा से संवत 1860 में लल्लूजीलाल कवि आगरे वाले ने
जिसका सार से यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कर नाम प्रेम सागर धरा, इस औपनिवेशिक नीति के परिणाम से सब परिचित है। यानी उन्होंने यामिनी भाषा का और उर्दू को छोड़ने की बात कही थी लल्लूलाल जी ने। हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों में भेद है, यानी हिंदी की जो और वो हिंदी उर्दू की जो उच्च शैली यानी जो उच्च कोटि की जो शैली है उसमें एक भेद है, अंतर है, पर बोलचाल की भाषा एक है। यानी जो हिंदी जो उर्दू है वह लिखने में या उस लिखने की शैली में अलग है, लेकिन लिपि अलग है, लिखने की शैली अलग है, लेकिन बोलचाल में एक समान रूप से देखी जाती है। दोनों ही अपने मूल स्रोत से प्रेरणा लेती है। उर्दू का भविष्य हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में है, यानी उर्दू का जो भविष्य है वह हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में ही है। यानी उर्दू को बनाए रखने का जो काम है वह हिंदी भाषा क्षेत्र में भी होता है। वह उसी तरह हिंदी भाषा व्यवस्था का अंग है, जैसे बोलचाल की अन्य बोलियाँ और भाषाएं। यानी जो हिंदी भाषा जो है वह एक व्यवस्था का अंग है, यानी वह कार्यालयों में भी चलती है। बोरिस क्यूए द्वारा संपादित पुस्तक स्वतंत्र भारत जातीय तथा भाषाई समस्या में एक स्थान पर लिखा गया है। यानी बोरिस क्यूए का द्वारा जो संपादित किताब है उसका नाम है स्वतंत्र भारत। उसमें लिखा है, उपर्युक्त सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुस्तान के क्षेत्र में उर्दू भाषा इस समय स्वयं अपनी जातीय भाषा व्यवस्था का निर्माण नहीं करती है और विशेष क्षेत्र में यह साहित्यिक भाषा हिंदी जातीय भाषा व्यवस्था के एक संगठक और प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो उर्दू जो है वह एक अपना एक स्वतंत्र स्थान जो है वह नहीं कर सकती, या एक वह स्वतंत्र नहीं कर सकती, जातीय भाषा नहीं बन सकती, तो वह हिंदी के साथ ही उभर कर आई हुई है, ऐसा उनका मानना है। व्यवस्था संगठक है। वारानिकोव ने स्पष्ट लिखा है कि एक ही जनगण को जिनमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण और सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है, दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता। यानी जो हिंदी जो बोलते हैं उनको दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यह वारानिकोव का कहना है। अंततः उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। यानी वारानिकोव का कहना है कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके साथ ही उसके अंतर्गत ही उर्दू साहित्य के इतिहास को भी रखना चाहिए, यह एक वैज्ञानिक है, ऐसा उनका मानना है। अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। अपभ्रंश काव्य और हिंदी की जो रचनाएं हैं वह हम आज के वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे और कल विस्तृत से। अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। अपभ्रंश और हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह हिंदी जाति यानी जो हिंदी बोलने वाले जो लोग थे उनके विकास का इतिहास यानी हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बंगाली जाति, मराठी साहित्य मराठी जाति, गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास के इतिहास है। यानी जो जिस भाषा का साहित्य उस भाषा बोलने वाले लोगों का विकास का साहित्य है, उसी प्रकार जो है हिंदी का साहित्य जो है वह हिंदी जाति का विकास का साहित्य है। इन जातियों का विकास अकस्मात नहीं हो गया, यानी ये जाति यानी यहाँ पर कोई एक विशिष्ट जाति कास्ट नहीं है, यानी वह भाषा बोलने वाला पूरा समूह यानी एक जाति यहाँ पर बताया गया है। यानी किसी भी यहाँ पर बताया है कि किसी जाति पर एक कोई विकास जो है एक अकस्मात नहीं हुआ है, यानी अचानक नहीं हुआ है, विकास धीरे धीरे होता है, यानी विकास जो है धीरे धीरे होता है। इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में अंकु आ चुका है। यानी वह जो इस सभी जो भाषा साहित्य
भाषा का जो विकास है वह उस भाषा बोलने वाले लोगों का जो विकास का साहित्य जो है, इतिहास जो है, वह इतिहास का जो बीज है वह अपभ्रंश साहित्य में अंकुरित हुआ है या अपभ्रंश साहित्य में इसका बीज बोया गया था। लेकिन इस प्रकार का वनस्पति शास्त्रीय या प्राणी शास्त्रीय रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में नैरंतर्य या अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है, यानी उसमें कोई एक तर्क नहीं है। उसके नैरंतर्य में अनैरंतर्य या अविच्छिन्नता में विच्छिन्नता भी होती है। अविच्छिन्नता का यह नैरंतर्य कंटिन्यूम आगे की परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तित होकर क्षणता और बनता है, यानी वह एक क्षणता हुआ बनता है। इस छनने यानी जो ऐसे छनना यानी छाटना, उसमें छाट कर अलग अलग करना। इस छनने और बनने में पिछले युग की कुछ स्वीकृतियाँ अपने ढंग से ग्रहण कर ली जाती है, शेष अस्वीकृति अथवा रूपांतरित हो जाती है। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियाँ और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं। यानी जो अपभ्रंश से यानी हिंदी साहित्य को अपभ्रंश साहित्य से जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य का बहुत सी जो विरासत है, बहुत की जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, वह हिंदी साहित्य को या हिंदी भाषा को अपभ्रंश साहित्य से मिली हुई है। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यानी अपभ्रंश साहित्य के संबंध में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से जोड़ने का जो प्रश्न है, उसमें अनेक विद्वानों का मतभेद है। इन मतभेदों को 3 कोटियाँ है, यानी जो भी अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से जोड़ना चाहिए या उसका संबंध स्थापित करना चाहिए, इसमें जो मतभेद है, इसमें 3 कोटियाँ है। यह 3 कोटियाँ कौन सी है, यह हम देखते हैं। पहली कोटि जो है उसमें अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश जो है वह पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। यानी अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है तो पुरानी हिंदी यानी अपभ्रंश का जो पुराना साहित्य है वह हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य यानी वो अनिवार्य अंग है। उस पुरानी यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहाँ है, तो उस पुराने इतिहास को छोड़कर नया इतिहास लिखा नहीं जा सकता। यानी वो एक अनिवार्य आवश्यक अंग है, उसको ग्रहण करना ही चाहिए, उसको लेना ही चाहिए। यह जो विचार है, यह विचार किसने माना है, इसमें राहुल सांस्कृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं। यानी राहुल सांस्कृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि उसने कहा था कहानी लिखने वाले, और रामचंद्र शुक्ल, इनका मत क्या है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। यह मानने वाले राहुल सांस्कृत्यायन है, गुलेरी है, रामचंद्र शुक्ल है। और दूसरा मत क्या बोलता है, अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी प्रवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए प्रवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी मत के पक्ष, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते, जो पुरानी जो अपभ्रंश जो है वह हिंदी नहीं है, लेकिन जो उसका जो साहित्य है वह हिंदी के निकट है, इसीलिए निकट है, इसलिए उसको हिंदी साहित्य में जो आदिकालीन साहित्य है उसमें उसको स्थान देना चाहिए, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहता है। यह क्या आखिरी मत, तीसरा मत, चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का मत मिलता जुलता है। यानी रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो अपभ्रंश का व्याकरणिक दृष्टि से यदि विचार करते हैं तो अपभ्रंश जो है वह हिंदी से अलग है, भिन्न है, इसलिए उसको हिंदी साहित्य में लेना नहीं चाहिए, स्थान नहीं देना चाहिए, ऐसा रामविलास शर्मा का मत है या मानना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जहाँ आवश्यक है वहाँ पर मैं विश्लेषण करके बता दूंगा, और जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ पर मैं सिर्फ पढ़कर या थोड़ा सा विश्लेषण करके आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। नया पाठ्यक्रम आएगा नेट का, तब हम एक नए सलीके से नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो वह नया पाठ्यक्रम आने से पूर्व यह इतिहास ग्रंथ समाप्त करने की मेरी कोशिश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।